जहां बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता पर हुए हमले के विरोध में आज दमदम के निमिता इलाके में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने के साथ साथ जय श्री राम के नारे भी लगाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निमिता थाने का घेराव किया और थाने के सामने ही धरने पर बैठ गए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों के बीच भी बहस बहुत सारी हुई। इसमें पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार और उनकी मां से मिलकर उनका हालचाल भी पूछा। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए दावा किया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं के हमलों से बीजेपी डरने वाली नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे हिंसा का दौर भी बढ़ता जा रहा है। शनिवार की रात पश्चिम बंगाल के दमदम इलाके में एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हमला किया गया। आरोप है कि ये हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया। हमले में न सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार को निशाना बनाया गया बल्कि घर में मौजूद 70 साल की उनकी बुजुर्ग मां पर भी हमला किया गया। हथियारबंद बदमाशों ने शनिवार की रात करीब 1:30 बजे गोपाल मजूमदार के घर पर धावा बोला और मारपीट के साथ साथ घर में भी तोड़फोड़ की गई। हालांकि इस पूरे मामले में हाथ धोने से तृणमूल कांग्रेस ने पूरा अपना पल्ला झाड़ लिया है और उसके बाद फिलहाल पुलिस ने मजूमदार की शिकायत पर मामला जरूर दर्ज किया है, एफआईआर दर्ज किया है, लेकिन कोई एक्शन लिया नहीं गया। আমি কত তো বলতে পারি না। আমাকে মেরেছে, আমার ছেলেকে মেরেছে, আমি তখন চিৎকার দিয়েছি আমার ছেলের গায়ে হাত দেবে না, তাও ওরা মেরেছে। दमदम में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हुए हमले और उनकी मां के साथ मारपीट पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ममता सरकार और तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रकाश जावड़ेकर ने बुजुर्ग महिला का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि इस 70 साल की बुजुर्ग महिला के दर्द को सुनिए जिसे दीदी के तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि उनका बेटा बीजेपी का समर्थक है। मां, माटी और मानुष बंगाल में तीनों ही असुरक्षित हैं। बंगाल ममता बनर्जी जैसी बेटी नहीं चाहता, बंगाल परिवर्तन चाहता है। यतेंद्र शर्मा कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशिका सिंह कोलकाता से जुड़ रहे हैं और न्यूज रूम से अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं। अमिताभ सिन्हा, सबसे पहले इससे पहले कि ग्राउंड रिपोर्टर्स के पास जाएं, ये वायलेंस का दौर जिस तरह से बढ़ रहा है, क्या बंगाल में कभी भी साफ चुनाव नहीं हो सकते? एक 70 साल की अधेड़ उम्र की महिला को इस तरह से मारना पीटना, ये देखो आनंद, ये बड़ा दुखद है। हिंसा का दौर जो वामपंथ के ज़माने में चलता था उसी तरह का हिंसा का दौर अभी चल रहा है। ममता बनर्जी इसी हिंसा को बंद करने के नारे पे वापस सत्ता में आई थी और वही हिंसा का नारा लगता है अभी चल रहा है। और जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोप लगातार अमित शाह और प्रधानमंत्री तक उठाते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब इन सब चीज़ों पर लगाम लगाने की शुरुआत हो रही है। एक बदलाव की बात बीजेपी कर रही है और प्रधानमंत्री ने खुद जब कहा है वहाँ की एक रैली में जाकर कि सड़क पर एक गुंडा भी नज़र नहीं आएगा चुनाव वाले दिन या चुनाव के आसपास, तो जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इस पर काफ़ी सख्त रवैया अपनाने जा रहा है। लेकिन ये हिंसा का दौर थमना चाहिए क्योंकि जो हिंसापूर्ण राज्य थे बिहार चाहे केरल, सब जगह अब हिंसा कम से कम नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ एक बंगाल बचा है जो वापस 30 साल पहले के युग में जा रहा है। आशिका सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यतेंद्र भी हमारे साथ हैं। आशिका, पुलिस ने इस वक्त क्या कार्रवाई की है? क्योंकि अगर आप मुर्शिदाबाद में जो जंक्शन पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वहां से लेकर अब तक कहीं पर भी कार्रवाई में कोई आगे बढ़ने वाली बात नहीं हुई है। और यही चीज़ हम देखते हैं कि 2018 में जब पंचायत चुनाव में भी जिस तरह से हमले हुए थे, जिस तरह से अटैक्स हुए थे, और बीजेपी का तो पूरी लिस्ट है, वो कहते हैं 129 केसेस हमारे पास खुद के हैं जहां पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। जैसे जैसे हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं आनंद, और पुलिस ने क्या किया फिलहाल
ये साफ नहीं है। न तो पुलिस यहाँ पर पश्चिम बंगाल में मीडिया के कैमरों के सामने आकर के जवाब ही देती है कि क्या कदम उठाए, क्या जो है आगे की कार्रवाई रहेगी। बहरहाल मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि एक तरफ हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस जो आवाज़ उठा रही है कि 8 फेज में चुनाव क्यों, कहीं ना कहीं ये उसका जवाब ही उसको देखा जा सकता है कि जिस राज्य में कानून व्यवस्था पर इतने सवाल उठ रहे हो वहाँ पर चुनाव कराना कोई आसान बात तो नहीं है। जी आशिका बने रहिए हमारे साथ। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं बंगाल से हटकर कुछ तस्वीरें जो अब न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सवेरे निकले एक साधारण व्यक्ति की तरह, और वो भी बिना किसी स्पेशल रूट के। कोई स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं था, लेकिन एक आम व्यक्ति की तरह सुबह सवेरे निकले थे वो। 7 लोक कल्याण मार्ग से एम्स पहुंचे। एम्स के कल्याण सेंटर में वहाँ जहाँ पर इंजेक्शन उनको लगाया गया वहाँ पर बैठे, एक आम व्यक्ति की तरह बैठे। और फिर सिस्टर निवेदा थी और 2 और नर्सेस और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की अगुवाई में और उनकी निगरानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बाईं बाह पर टीका लगवाया। ये पूरा प्रकरण है, सुबह सुबह निकल के चले हैं। अमिताभ, सबसे बड़ी बात यह है कोई स्पेशल वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं, अपने नंबर के लिए रुके। जिस दिन सीनियर सिटीजन्स की बारी आई, 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों की बारी आई, फेज़ 2 का आगमन की शुरुआत हुई और प्रधानमंत्री वहां पहुंच गए टीका लगवाने। सबसे बड़ी बात है अमिताभ सिन्हा, ये जज्बा जो है कि अपना नंबर जब आएगा तब हम करेंगे, कोई वीआईपी प्रेफरेंस नहीं, लेकिन वैक्सीन पर पूरा भरोसा। वो भी कोवैक्सीन लगवाया और एक साथ एक ही टीके से उन्होंने जितने सवाल उठाने वाले बहुत लोग थे और लोगों के मन में जो भी शंकाएं थी सब समाप्त कर दी और सुबह सुबह निकल कर चले गए प्रधानमंत्री। ये बड़ी अनूठी बात है। प्रधानमंत्री ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं जो जहां आम जनता को सहूलियत हो, इसकी दिक्कत ना हो। आपको याद होगा आज सुबह जब प्रधानमंत्री निकले हैं उनकी गाड़ी से तस्वीर ली हुई है, जो उनके काफिले से, साथ में ऑटो भी चल रहे हैं, साथ में बाकी गाड़ियां भी चल रही हैं। इससे पीएम देश का सबसे ज़्यादा सुरक्षित व्यक्ति होता है प्रधानमंत्री, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था कई सतहों में, कई लेयर्स में होती है। आनंद, वो अगर सीधे जनता के बीच उस नॉर्मल ट्रैफिक में जा रहा है तो ये काफ़ी बड़ी हिम्मत की बात भी होती है, सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी चिंता की बात होती है। लेकिन प्रधानमंत्री किसी कॉमन मैन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, ये उन्होंने बार बार साबित किया। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों पहले वो गुरुद्वारा चले गए थे दिल्ली में ही, और वहां पर भी जाकर आम लोगों से घुले मिले थे, वहां पर जाकर प्रार्थना की थी। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री आम जनता को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, पहली इसे संकेत जाता है। दूसरा, ये संदेश भी पूरे देश में गया कि प्रधानमंत्री कोरोना महामारी के खिलाफ जंग हो या कोरोना वैक्सीनेशन करने की आम लोगों की शुरुआत, प्रधानमंत्री हर जगह फ्रंट से लीड करना चाहते हैं और फ्रंट से लीड कर रहे हैं। यही देश की जनता के सामने उदाहरण है, दुनिया के सामने उदाहरण है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो जनता को सड़क पर भी परेशान नहीं करना चाहता, और कोरोना वैक्सीनेशन जिस पर सवाल लोग उठा रहे हैं उसको सबसे पहले लगवाकर देश और दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि इसमें कोई खतरा नहीं है और हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनकी तारीफों के पुल बांधने चाहिए। ये प्रधानमंत्री का सीधा संदेश है। कई कांग्रेस ने तो कई सारे सवाल उठाए हैं, इस पर भी राजनीति हो रही है अमिताभ, लेकिन जज्बे की बात है और एक लीडरशिप की बात है। जब पहले चरण शुरू हुआ था लोगों ने देश के डॉक्टर्स पर भरोसा नहीं किया। रणदीप गुलेरिया साहब जैसे जो इतने बड़े एम्स के डायरेक्टर हैं उन्होंने टीका लगवाया, फिर भी लोगों के मन में शंकाएं थी। आज जब फेज़ 2 शुरू हुआ है तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है जब हमारी बारी आएगी तब हम जरूर टीका लगवाएंगे। अब बारी आई तो सुबह सवेरे श्री गणेश ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पहले देखिए सुबह सुबह चले गया मैं। और श्री गणेश भी ऐसा जो जनता के बीच से होकर आ रहे हैं, आपकी गाड़ियों का काफिला, एक लंबा काफिला होता है प्रधानमंत्री के कैवलकेड का। आनंद, ये हम लोगों ने देखा, और कितनी सुरक्षा व्यवस्था होती है कि आने जाने वाले और आसपास के सारे ट्रैफिक रोक दिए जाते हैं, क्योंकि अगर कहीं भी कोई भी खतरा किसी भी तरफ से आ सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री का अपने काफिले के साथ जाना, उस काफिले के अंदर से, उस कैवलकेड के अंदर से साथ चलने वाली गाड़ियों की तस्वीर ये दिखा रही है कि प्रधानमंत्री किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। सुबह सोमवार की सुबह थी, लोग सुबह अपने काम पर निकल जाते हैं दिल्ली के लोग, उनको कहीं डिस्टर्ब नहीं करना था। वहां भी आपने देखा होगा जिन्होंने वैक्सीनेशन किया, एक नर्स पुदुचेरी की थी, एक नर्स केरल की थी, गले में जो गमछा था वो आसाम का था। तो तमाम संदेश और संकेत प्रधानमंत्री देते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात
देश की जनता को फ्रंट से लीड करना, ये सबक दिया है, संदेश दिया है। दूसरा, कॉमन मैन को दिक्कत ना हो, दिल्ली के आम आदमी को, ये भी उन्होंने संदेश दिया है। इस तरह से गाड़ी में जो आपने देखा, ऑटो की तस्वीरें देखी, चलती फिरती लोगों की तस्वीरें देखी, पीएम का पैदल उतर के जाना देखा, ये तमाम तस्वीरें यही दिखा रही है कि आम आदमी की चिंता प्रधानमंत्री को कितनी है। बिल्कुल, चिंता ही नहीं, सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री की जो दिनचर्या है कितनी जल्दी शुरू हो जाती है। यहाँ पर सूरज भी नहीं उगा था, पो फटते ही वो चले गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना टीका लगवाने के लिए। और भारत का वैक्सीन, भारत में बनाया हुआ, भारत के फ्रंटलाइन वर्कर्स द्वारा लगाया गया वैक्सीन, और भारत को दुनिया के सामने ऊपर भारत का स्तर उठाने वाला ये वैक्सीन है, जो कि चाइना वायरस से हमको निजात दिलाएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आइए बाहर निकलिए और इस टीके को ज़रूर लगवाइए, क्योंकि ज़रूरत है हमें इसकी। अमिताभ, आप हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ते हैं अखाड़ा में, रुख वापस करते हैं बंगाल की ओर, जहां बीजेपी ने अब मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी का अब ये आरोप है कि बंगाल में जिस तरह से हिंसा हो रही है, अब सबसे बड़ा जो सबसे लेटेस्ट है, कल शाम को हुई वारदात है दमदम में, जहां बीजेपी के एक वर्कर को बुरी तरह से मारा गया, लेकिन साथ ही उनकी मां जो 70 साल की हैं, उन पर भी उन हमले हुए, उनको भी, उनके साथ भी मारपीट हुई। और आरोप ये है कि ये सब तृणमूल कांग्रेस के काडर थे, वर्कर थे, जिन्होंने इस तरह से फसाद खड़ा किया है। अब पुलिस को घेर लिया गया ये कहकर कि आपने कंप्लेंट क्यों नहीं लिखी। यतेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, बीजेपी का तो अब ये आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस अपने काडर को पुलिस में शामिल कर रही है। उन्होंने तो अब ये लेटर लिखा है कि आप अपने काडर पे, तृणमूल कांग्रेस की ओर शपथ लेने वाले ऐसे लोगों को अब आप पुलिस में भर्ती कर रहे हैं चुनाव से पहले। देखिए, बिल्कुल बीजेपी पश्चिम बंगाल की तरफ से शिकायत की गई है और साफ तौर पर उसने आरोप लगाया है कि वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड इस तरह से लिए जा रहे हैं और जो पुलिसकर्मी हैं उनसे तृणमूल के प्रति, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, एक राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा लेने की शपथ दिलाई जा रही है। तो ऐसे में कार्रवाई की मांग पश्चिम बंगाल बीजेपी ने की है और साफ तौर पर ये आरोप लगाया और उसको लेकर एक शिकायत पत्र भी चुनाव आयोग को सौंपा है। जी, वहीं बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पुलिसकर्मियों के पोस्टल बैलेट के लिए भी की लूट की भी पूरी साजिश रचने का आरोप लगाया है। बीजेपी का दावा है कि बंगाल में कुछ पुलिस अधिकारी दूसरे पुलिस अधिकारियों से आधार कार्ड और पहचान पत्र की फोटोकॉपी ले रहे हैं ताकि मनमर्जी के मुताबिक पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया जा सके। बीजेपी के मुताबिक ये पूरा काम एक संगठित तरीके से किया जा रहा है। बीजेपी ने इस मामले में 3 पुलिस अधिकारियों के नामों के साथ कोलकाता पुलिस कमिश्नर को शिकायत भी की है। साथ ही दावा किया है कि इन पुलिस अधिकारियों की मदद से 200 सब इंस्पेक्टर भी लगे हुए हैं मदद में, और बीजेपी ने इस पुलिस वालों पर तुरंत सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। यानी चुनाव की प्रक्रिया कहीं पर भी पूरी तरह से क्लीन, साफ नहीं नजर आ रही है। आरोप यह है कि हर कोई, खासकर तृणमूल कांग्रेस, हर तरह के हथकंडे अपना रही है इस बार ताकि बीजेपी को हरा सके। तक तो हम बंगाल में सुनते थे कि वोट का लूट होता है। अब हमारे संज्ञान में पहले बार आया है कि पुलिस कर्मियों का वोट लूट होने का पूरा एक खाका बन गया है पुलिस ऑफिसर द्वारा। ये कभी आज तक हम नहीं सुने थे। यहाँ तक हमारे पास जो खबर आया, जो हमने हमारे कंप्लेंट में दिया है कि वेलफेयर एसोसिएशन के नाम पे पुलिस कर्मियों का एपिक कार्ड और आधार कार्ड का कॉपी लिया जा रहा है, जैसे वो पोस्टल बैलेट ले ले और फिर वो एक जगह, जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं छप्पा वोट मारने का एक कल्पना बन रहा है। हमने बाकायदा जो हमारे पास जो नाम आए हैं 3 ऑफिसर्स का, जो इसके शीर्ष में हैं, वो एक इंस्पेक्टर मर्यादा के ऑफिसर हैं जिनका नाम है शांतनु सिन्हा बिस्वास, जो कि कालीघाट थाने के पहले ऑफिसर इंचार्ज थे और उनको मदद कर रहे हैं। जो हमारे संज्ञान में आया है 2 सब इंस्पेक्टर मर्यादा के, अब और भी तो होंगे। आशिका सिंह हमारे साथ है। आशिका, तृणमूल कांग्रेस का इस पर क्या रिएक्शन रहा है? क्या वो इन आरोपों को मानने को तैयार हैं? और खासकर पुलिस के ये जो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर्स जिनके नाम लिए गए हैं, उनसे क्या रिएक्शन लिया गया है? तृणमूल कांग्रेस फिलहाल तो देखिए कुछ नहीं कह रही है इस पर, लेकिन ये लगातार कहती रही है कि पुलिस अपना काम कर रही है। आरोप तृणमूल की तरफ से बीजेपी पर लगता रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि जिस अधिकारी की बात हो रही है, ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। ये भी देखा गया है कि कई वरिष्ठ अधिकारी भी हैं जो उनसे कतराते हैं। तो कहीं ना कहीं
ये जो पुलिस पर उंगली उठाई जा रही है बीजेपी की तरफ से, ये इसको लेकर के तृणमूल कांग्रेस फिलहाल जो है वो खामोश है। आशिका, एक बात बताइए, जो दमदम में घटना घटी उस पर क्या प्रतिक्रिया है पुलिस की? क्या कोई एक्शन है? क्योंकि अब तक सिर्फ एफआईआर दर्ज किया गया है। किन्होंने हमला किया, क्या उस पर कोई जांच हुई है, कोई अरेस्ट हुआ है? क्योंकि आरोप ये लगता है कि अगर बीजेपी की रैली में या ममता बनर्जी की रैली में कोई जय श्री राम के नारे दे दे तो उसको धर से पकड़कर उसके खिलाफ तुरंत एक्शन ले लिया जाता है, पर इस तरह के हमलों पर कोई एक्शन नहीं होता। एक्शन की बात करें तो अभी तक किसी की गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं आई है। प्रतिक्रिया की बात करें आनंद, तो पश्चिम बंगाल में पुलिस कभी भी मीडिया के सामने आकर के मीडिया के सवालों का जवाब देने से हमेशा कतराती है, नहीं कुछ भी कहने से बचती है। तो इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला है कि पुलिस की तरफ से प्रतिक्रिया कोई नहीं आई है। एक्शन की बात करें वो भी फिलहाल नज़र नहीं आया है। ऐसे में जाहिर है कि पुलिस पर सवाल उठे। बीजेपी लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि पुलिस जो है वो तृणमूल कांग्रेस के दबाव में ऐसा काम कर रही है। यही कारण है कि जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम थे, उनको इलेक्शन कमीशन ने आते ही हटा दिया है। खबर मिल रही है कि आने वाले दिनों में और भी कई अधिकारी पुलिस के होंगे जिनको उनके पद से हटाया जाएगा और दूसरे अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। यतेंद्र, एक बात बताइए, मेरा सवाल आपसे है कि कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद में जो बम ब्लास्ट हुआ था रेलवे स्टेशन के वहाँ पास में, उस पर भी कई सारे आरोप और प्रत्यारोप हुए थे और उस पर भी अब साजिश की बात उसमें से निकल के आ रही है। अब ये जो दमदम में हमला हुआ, इस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी की रथ यात्रा के अंदर अड़चने हुई, बैरकपुर में भी हमने बवाल देखा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सिर्फ आरोप लगा रही है या कहीं आपको ग्राउंड पर ये लग रहा है कि माहौल को जानबूझकर खराब करने की कोशिश कोई तो कर रहा है? देखिए, माहौल की अगर बात करें तो लगता भी है कि जानबूझकर किया जा रहा है, क्योंकि कोई आज एक दो घटनाएं नहीं है। ये एक लगातार लंबा इतिहास है पश्चिम बंगाल के चुनावी दौर का। जब भी चुनावी दौर आता है पश्चिम बंगाल में तो इस तरह की घटनाएं अचानक बढ़ जाती हैं। 2 दिन पहले ही जब मनसुख भाई मंडाविया जो केंद्रीय मंत्री हैं, ईस्ट मिदनापुर में किसानों के घर पर खाना खा रहे थे, तो वहाँ पर हम खुद वहाँ पर थे और जब उनसे बात करने की कोशिश हुई तो पीछे से काफ़ी तेज़ आवाज़ में जो साउंड है वो पूरा साउंड सिस्टम जो म्यूजिक का होता है उसको टीएमसी के लोगों ने ज़बरदस्ती बड़े तेज आवाज़ में बजा रखा था कि जिससे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो वहाँ पर आम लोगों से बात ना कर पाएँ या मीडिया के लोग उनसे बात ना कर पाए। इतना तेज आवाज़, यानी कि जानबूझकर इस तरह की कोशिशें की जाती रही हैं। और ये एक दो घटना नहीं है, एक ये लंबा इतिहास है जो साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरह से गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में जब चुनाव का दौर आता है तो बड़ी हावी हो जाती है। जी, अब चुनाव आयोग से भी अब शिकायत की गई है। खबर आ रही है कि जिस बुजुर्ग महिला पर जिस तरह से अटैक हुआ है, जिस तरह से उन पर वार हुआ, हमला हुआ, तो चुनाव आयोग से भी अब शिकायत की गई है क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। अमिताभ, सबसे बड़ा ये बात ये है कि ये 8 फेजेस में अगर ये चुनाव हो रहा है तो इस बंगाल महिला पिटाई मामले में भी अब चुनाव आयोग को इसको संज्ञान में लेना पड़ेगा कि ग्राउंड में हालात कैसे हैं, हो क्या रहा है। पोस्टल बैलेट से लेकर अब कार्यकर्ताओं की जो माता पिता हैं, परिवार, उन पर भी अब हमले हो रहे हैं। तो इस तरह की अगर वायलेंट राजनीति हम देखेंगे, खून की होली ग्राउंड पर अगर खेली जा रही है चुनाव पर वोट को लेकर, तो फिर ये तो ठीक नहीं है। देखिए, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, बीजेपी ने आज भी लिखी है, लेकिन सबसे मुश्किल की बात यह है कि हिंसा का दौर थम नहीं रहा और शायद यही कारण है कि चुनाव आयोग ने 8 चरणों में मतदान करवाने का फैसला लिया है और ये भी ऐलान किया है कि जो अर्धसैनिक बल हैं वो पर्याप्त मात्रा में हर बूथ तक मौजूद होंगे। हर गाँव कस्बों तक इस बार पैरामिलिट्री फोर्सेज की मौजूदगी होगी और इस बार हर ऑफिसर उनकी रडार पे होगा चुनाव आयोग की, ताकि आने वाले दिनों में अगर कोई गड़बड़ करता है तो आने वाले दिनों में उसकी चुनाव में तैनाती बिल्कुल संभव न हो सके। चुनाव आयोग सख्त है, अर्धसैनिक बल मौजूद हैं और हमने ऐसे में गुंडागर्दी हो चाहे बूथ कैप्चरिंग की तमाम घटनाएं, इन पर तमाम इलाकों में हम लोगों ने आनंद पहले भी रोक लगते देखा है। चाहे मुलायम सिंह के ज़माने में 2007 का यूपी हो, चाहे 2012 का, तो 2012 का यूपी हो, हर समय हम लोगों को याद है किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेज डिप्लॉय हुए थे। बिहार में अगर लालू के राज का नाश हुआ था तो इसी तरह से पैरामिलिट्री डिप्लॉय हुए थे। तो मुझे लगता है कि इस बार हिंसा की घटनाएं चुनाव में कम नजर आएंगी बनिस्बत की जो पहले हम लोगों ने देखा है। जी अमिताभ, धन्यवाद। यतेंद्र और आशिका, थैंक यू फॉर योर इनपुट। अखाड़ा देख रहे एक श्रोता का कहना है कि बीजेपी तृणमूल कांग्रेस बंगाल की बेटी की बात कहती है कि पर या क्या भूल गई कि हर माँ आखिर एक बेटी है और इस माँ माटी और मानुष का क्या कि जिस तरह से उसके साथ सलूक हो रहा है, व्यवहार हो रहा है।
अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही। खबरें आगे बढ़ती रहेंगी यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर अर्पिता के साथ बने रहिए।